नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 8 दिसंबर की सुबह मिडिल ईस्ट के मुल्क सीरिया के शहर दमिश्क से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 13 साल से सिविल वॉर में बागियों के साथ मजबूती से लड़ रहे और सख्ती से लड़ रहे सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद की फौज अचानक गायब हो गई इन द सेंस कि कहीं नजर ही नहीं आई। असद को अपने परिवार के साथ एक रूसी जहाज IL-76 में बैठकर देश छोड़कर भागना पड़ा। राजधानी दमिश्क पर बागी संगठन STS के नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी का कब्जा हो गया और सोशल मीडिया पर यह खबर चल पड़ी कि असद को लेकर जाने वाले विमान की दुर्घटना हो गई। ऐसी बात इसलिए कही जा रही थी, यानी तर्क दिया जा रहा था इसके पीछे, वो ये तर्क दिया जा रहा था कि असद का विमान प्राइवेट ट्रैकिंग डेटा से, जो साइट ट्रैकिंग डेटा होता है, फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा, उससे गायब हो गया था। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई विमान फ्लाइट के दौरान अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर लेता है तो वेबसाइट्स के लिए ये जो ट्रैक करने वाली वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए उन्हें ट्रैक करना असंभव सा हो जाता है। और हुआ भी ऐसा। सारी दुनिया कयास लगाती रही कि असद कहाँ चले गए। उनके विमान की दुर्घटना हो गई, किसी ने उन्हें मार दिया, किसी ने विमान गिरा दिया, ऐसे कयास लगते रहे और फिर असद के अपने परिवार के साथ सकुशल रूस पहुंचने की खबर आ गई और यह खुलासा खुद रूस में पुतिन के दफ्तर यानी क्रेमलिन की ओर से किया गया और बताया गया कि मानवीय आधार पर रूसी सरकार ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी है। अब सवाल यह है कि सीरिया में अपनी साख पूरी तरह से गंवाने के बावजूद पुतिन ने असद को शरण क्यों दी, क्यों बचाया? सीरिया में पुतिन को कितना बड़ा झटका लगा है और सीरिया के नए शासक यानी जुलानी अपनी विक्ट्री स्पीच में किसको सीधी धमकी दे रहे हैं, यानी अब सीरिया में क्या होगा? दरअसल मिडिल ईस्ट में सीरिया एक ऐसा मुल्क था जहां पुतिन ने बहुत बड़ा दांव खेला था। एक ऐसा वक्त था जब सोवियत संघ का दौर था। पूरी दुनिया में अमेरिका की ताकत को सोवियत संघ चुनौती देता था, जगह जगह अपनी फौज भेजता था। लेकिन 1990 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ और उसका वारिस जो रूस था वो काफी कमजोर हो गया था। साल 2000 में सत्ता में पुतिन आए और सत्ता संभालने के बाद उन्होंने रूस की खोई हुई साख को वापस लौटाने का ख्वाब देखा था और इसी ख्वाब को, यानी अपनी ताकत की झलक पूरी दुनिया को दिखाने के लिए पुतिन ने साल 2015 में सीरिया की सिविल वॉर में सीधा दखल दिया था। 2011 में सिविल वॉर शुरू हुई थी सीरिया की, जहां बागियों ने असद की फौज के पैर उखाड़ दिए थे। अलेप्पो शहर बागियों के कब्जे में आ गया था, लेकिन रूस की एंट्री ने इस पूरे खेल को पलट दिया था। अलेप्पो शहर से बागियों को खदेड़ दिया गया और सीरिया के 70% भूभाग पर असद की सत्ता बची रही। असद को बचाने में ईरान, रूस और हिजबुल्लाह की तिकड़ी ने जमकर मेहनत की थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की फौज का बाहरी दुनिया में यह पहला ऑपरेशन था और इसकी कामयाबी ने पूरी दुनिया के सामने साबित किया था कि एक मिलिट्री महाशक्ति के तौर पर रूस की वापसी हो चुकी है। लेकिन अब क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। और इसी मदद के बदले सीरिया में रूस को क्या मिला? सीरिया ने रूस को हैमिम एयरबेस और टार्टस में नेवल बेस दिया। 49 साल के लिए लीज पर दिए गए बेस। अभी तक मिडिल ईस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन के ही फौजी अड्डे हुआ करते थे, फ्रांस के भी हैं, लेकिन अब यहाँ पर रूस की भी स्ट्रॉन्ग फौजी मौजूदगी हो गई थी। यहाँ से रूस के लिए अफ्रीका में काम करना या अफ्रीका में अपने मंसूबों को अंजाम देना काफ़ी इजी हो गया था। अगर उन्हें कोई भूमध्य सागर में एंट्री के लिए या अफ्रीका में अपने हथियार पहुंचाने के लिए ये जो बेस सीरिया में था रूस का, ये बहुत काम आता था। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि रूस यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह फंस गया और ईरान और हिजबुल्लाह की जोड़ी इजराइल के साथ उलझ गई। हिजबुल्लाह का तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो गया। इन हालात का फ़ायदा बागी गुट, सीरिया के बागी गुट STS ने उठाया और पहले अलेप्पो जीता और फिर सीधे दमिश्क पर चढ़ाई कर दी। हालांकि रूस ने शुरुआत में कुछ बमबारी ज़रूर की और मिसाइल हमले करके बागियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुतिन की जल्दी ही ये समझ में आ गया कि बात अब हाथ से निकल चुकी है और असद की सेना इन बागियों का सामना नहीं कर सकती। तो फिर उन्हें वो फैसला लेना पड़ा वो जो लेना नहीं चाहते थे। खबर यह है कि सीरिया के बागी जब नहीं रुक रहे थे तो रूस ने असद की सत्ता को बचाने की बजाय बागियों के साथ ही डील कर ली। इसी डील के तहत बागियों ने रूस के एयरबेस और नेवल बेस की सुरक्षा की गारंटी दी। बदले में असद को कोई फौजी मदद न करने का रूस ने आश्वासन दिया और बिना लड़े ही सत्ता छोड़ने के लिए असद को रूस ने कह दिया। यही वजह है कि बागी जब दमिश्क में पहुंचे तो उनसे लड़ने के लिए असद का कोई फौजी मौजूद ही नहीं था।
इसी डील के तहत ही पुतिन ने असद और उनके परिवार को एक सेफ एग्जिट करवाया सीरिया से, और अब असद रूस पहुंचकर सुरक्षित है। ऐसा भी माना जा रहा था कि ऐसी स्थिति में असद के लिए ईरान भी एक ठिकाना हो सकता था जब देश से भागना था, लेकिन पुतिन ने उन्हें मॉस्को ही बुलाया, ईरान नहीं भेजा। हुआ यूं कि ईरान में दरअसल इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अटैक भी करती है। देश यानी ईरान असद के लिए सिक्योर नहीं है मोसाद की वजह से। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से ईरान ने हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को ईरान की ही IRGC के सरकारी गेस्ट हाउस में ही मार दिया था। इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मारा है, और अपने कई सारे दुश्मनों को इजराइल ने ईरान की धरती पर मारा है। यानी इजराइल ने जो अपने खुफिया अभियान चलाए हैं उनमें मारा गया है। ऐसे में ये क्लियर था कि ईरान रूस के मुकाबले असद के लिए सिक्योर नहीं है, क्योंकि वहाँ इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से उन्हें खतरा हो सकता था। लिहाजा रूस ने बशर अल असद को सीधे अपने राजधानी में बुलाया। साथ ही पुतिन पूरी दुनिया को एक मैसेज भी देना चाहते थे कि रूस मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों की पूरी शिद्दत के साथ हिफाजत भी करता है। खैर, अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, सीरिया पर किसकी हुकूमत चलेगी, और क्या रूस के फौजी अड्डे बरकरार रहेंगे या हाथ से निकल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब HTS के लीडर अबू जुलानी की उस स्पीच से खोजे जा रहे हैं जो उन्होंने असद के तख्ता पलट के बाद दी है। HTS के राजधानी पर कब्जा करने के कुछ ही घंटे बाद दमिश्क पहुंचे जुलानी ने उमैयद मस्जिद में अपनी विक्ट्री स्पीच दी। उन्होंने ऐलान किया कि विद्रोहियों के अत्याचारी बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया गया है। स्पीच में जुलानी ने ईरान पर सीधा हमला बोला और अमेरिका और इजराइल के लिए भी एक मैसेज दिया। उन्होंने उमर सैयद मस्जिद से कहा कि ये जीत इस इलाके के इतिहास में एक नए चैप्टर का प्रतीक है, एक ऐसा इतिहास जो खतरों से भरा है, जिसने सीरिया को ईरान की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक खेल का मैदान बना दिया था। जुलानी ने साफ संदेश दिया कि ईरान का सीरिया में हस्तक्षेप अब खत्म हो चुका है। ईरान अब लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंच के लिए सीरियाई जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ईरान पर सख्ती बरतते हुए उसने इजराइल अमेरिका को भी मैसेज देने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि ये नया जो निजाम है या जो नया ये जो गुट है वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नहीं है बल्कि ईरान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नए सीरिया में इजराइल और अमेरिका के हितों को भी समझा जाएगा। जाहिर है जुलानी के टारगेट पर अब ईरान ही है, न कि इजराइल या अमेरिका या फिर रूस। दरअसल सीरिया में सत्ता का बदलाव इजराइल के लिए एक बहुत ज़्यादा मायने भी रखता है। उसने तख्ता पलट के बाद सीरिया पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। सिर्फ हवाई हमले नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी इजरायली सेना सीरिया की सीमा में घुस गई है। बात यह है कि सीरिया का एक हिस्सा गोलान हाइट्स इजराइल के कब्जे में है और 1994 के एग्रीमेंट के बाद ये पहली बार हुआ है जब इजरायली सेना सीरिया की जमीन पर गोलान हाइट्स के आगे जाकर सीरिया की जमीन पर कदम रख रही है। इजरायली सेना गोलान हाइट्स के नजदीक 10 किलोमीटर के भीतर सीरिया की धरती पर कब्जा करके एक बफर जोन बना चुकी है। ऐसे में कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने सीरिया इलाकों पर कब्जे की योजना बनाई है और अपनी इसी प्लानिंग को वो बहुत जल्द अंजाम देने वाला है। खैर, सीरिया में असद खानदान की 50 साल की सत्ता का खात्मा और HTS की सत्ता पूरे पश्चिम एशिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। सद्दाम हुसैन की इराक में सत्ता से विदाई के बाद ये बड़ी घटना दोबारा से मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई हुई है। और जाहिर है जब कोई बड़ी घटना होती है तो मुल्कों के नक्शे जरूर बदलते हैं। अब देखना होगा कि सीरिया में अमेरिका, रूस, इजराइल और टर्की जैसे बड़े खिलाड़ियों के हाथ में क्या आता है और सीरिया का नक्शा कैसे बदलता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।